हेलो एवरीवन। आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। एक बहुत ही छोटी सी चैप्टर है ये, और इस चैप्टर का आज एक ही साथ सब्जेक्टिव सवाल के बाद ऑब्जेक्टिव सवाल भी करवा दिया जाएगा आप लोगों को, जो बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। और मैं बात करूं आप लोगों से तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आज समाप्त हो जाएगी। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैट भी करवा चुका हूं, करंट इलेक्ट्रिसिटी भी करवा चुका हूं, और मैग्नेटिज्म, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स सभी को करवा चुका हूं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव साथ साथ। ठीक है, तो आप यदि नहीं वो सब लेक्चर को कंप्लीट किए हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर उन लेक्चरों को स्टार्टिंग से कंप्लीट कर लें, जो कि आपका आने वाला जो बोर्ड का एग्जाम है उसमें आप अच्छे से सवाल सॉल्व कर सकें। तो आज की टॉपिक स्टार्ट करता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, देखिए इसमें सवाल कैसे पूछे जाएंगे। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, इसके गुणों को लिखें। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट दियर प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव लिखनी है कि ये होता क्या है, इसका डिफिनीशन लिखना है। तो सिंपल में समझ लीजिए, पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मतलब होती है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ साथ ओसिलेट करती है और दोनों एक साथ कंबाइंड रहती है, तो वो जो वेव होता है उसी को यहां पर बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी दोलन कर रहे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो समूहन होता है वही क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी ओरिजिनेट कैसे होता है, ये ओरिजिन इसका क्या है। तो देखिए, यदि कोई चार्ज एक्सेलरेट कर रहा हो मतलब त्वरण में से जा रहा हो, या तो उसका मंदन हो रहा हो मतलब रिटार्डेशन हो रहा हो, या फिर यदि चार्ज पार्टिकल ओसिलेट कर रहा हो यानी दोलन कर रहा हो, तो उस केस में वो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो दोनों चीज क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, और साथ ही साथ वो रेडिएशन एनर्जी भी जनरेट करेगा यानी क्रिएट करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा। तो उसी को यहां पर बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे बल्ब के फिलामेंट से जब करंट पास होती है तो बल्ब का फिलामेंट क्या होता है, ग्लो हो जाता है, लाइट देना शुरू कर देता है, लाइट एनर्जी देना शुरू कर देता है। तो जो लाइट एनर्जी आ रही है, जो लाइट एनर्जी का इमिशन हो रहा है, वही क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। वो क्यों हुआ, तो वहां पर फिलामेंट से जब लाइट एनर्जी क्रिएट हुआ तो उसका मेन रीजन रहा कि इलेक्ट्रॉन जैसे मतलब करंट जैसी पास किया तो वहां पे चार्ज का क्या हुआ, रिटार्डेशन हुआ। इस तरीके से बोल सकते हो। तो यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोलित विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के समूहन को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। यानी द कंपोजिशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी वेव की तरह ओसिलेशन होगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। यानी वेव के हिसाब से होगा, तरंग के हिसाब से होगा। तो जिस तरह से वो इक्वेशन को फॉलो करता है उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इक्वेशन को फॉलो करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी इक्वेशन फॉलो करता है। तो पता होनी चाहिए कि वेव की जो इक्वेशन होती है वो आ तो साइन के फंक्शन को फॉलो करता है या तो कॉस के फंक्शन को फॉलो करता है, उसी के हिसाब से इसको भी फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए होता क्या एक्चुअली, यहां पर मैं डिस्कस करूं तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो इसमें सपोज कर लीजिए कि ये जो एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, चलो ठीक है, ये एक्सिस हुआ जो एक्स एक्सिस है, इधर एक एक्सिस है जो जेड एक्सिस है, और ये ओरिजिन हुआ। देखिए यहां पर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पे मैग्नेटिक फील्ड है। वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की ओसिलेशन होगी और जेड एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड की ओसिलेशन होती है, और
एक्स एक्सिस के तरफ वेव की प्रोपेगेशन होती है, यानी वेव मोशन इधर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेलोसिटी इधर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसको फॉलो करता है, तो E इज इक्वल टू होता है ई नोट। ई नोट को बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी मैक्सिमम यानी महत्तम मान इलेक्ट्रिक फील्ड वाला का। अब देखो ये होता है साइन हो गया, और ये आता है के एक्स माइनस ओमेगा टी। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी जैसा, ये देखिए वेव का इक्वेशन है, वेव के इक्वेशन को फॉलो करेगा, बी नोट साइन और ये होगा के एक्स माइनस ओमेगा टी। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पे ओसिलेशन हुआ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम है, फिर इधर से जाने पे इंक्रीज किया और फिर डिक्रीज किया तो ओसिलेट किया, और उसी समय मैग्नेटिक फील्ड का ओसिलेशन इस पे होगा। जिस समय ये जीरो रहेगा इलेक्ट्रिक वाला, मैग्नेटिक वाला भी जीरो, और जिस समय ये देखो इतना वैल्यू, इसका मैक्सिमम हुआ तो इसका भी मैक्सिमम, इसका देखो ऐसे, तो अभी इसका ओसिलेशन वाई एक्सिस के पॉजिटिव में और इसका ओसिलेशन जेड एक्सिस के पॉजिटिव में, यानी जिस समय ये जीरो वो भी जीरो, जिस समय वो मैक्स पॉजिटिव में ये भी मैक्स पॉजिटिव में, फिर ये आ गया जीरो वो भी हो गया जीरो, यानी दोनों साथ साथ ओसिलेट कर रहा है। जिस समय मैक्सिमम तो मैक्सिमम, जीरो तो जीरो। इसका मतलब है कि दोनों के बीच जो फेज डिफरेंस है यानी कलांतर है वो कितना का है, 0 डिग्री का। दोनों का कलांतर कितना का है, 0 डिग्री का। पूछा जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना जो है से फेज डिफरेंस होता है, किस में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो बोलना है 0 डिग्री होता है, फाई इसका क्या होता है, 0 होता है। अब देखो आगे इलेक्ट्रिक फील्ड अब आ गया नेगेटिव में ओसिलेट करके, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड अगर ये आ गया वाई में नेगेटिव तो ये चला जाएगा जेड में नेगेटिव, देखिए ऐसे। ये चला जाएगा जेड में नेगेटिव, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में पॉजिटिव जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में पॉजिटिव और मैग्नेटिक फील्ड जेड पॉजिटिव में आ जाएगा, और इसी तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा। अब यहां पे इसकी जो वेलोसिटी होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है, स्पीड ऑफ लाइट कहां, तो वैक्यूम में, ठीक है, जिसकी वैल्यू वैक्यूम में सी होता है, जिसकी वैल्यू कितना होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन वैक्यूम में होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसको रिक्वायरमेंट नहीं है कि मीडियम चाहिए तब प्रोपेगेशन होगा, मीडियम रहेगा तो पर भी प्रोपेगेशन होगा, मीडियम नहीं भी रहेगा तो पर भी प्रोपेगेशन होगा। किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जिसकी स्पीड वैक्यूम में कितना होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यदि यही मीडियम में जाएगा तो कितना हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा उसके हिसाब से, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो स्पीड है वो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से C इज इक्वल टू होता है E0 बाई बी नोट, E0 बाई बी नोट, C इज इक्वल टू E0 बाई बी नोट। यानी बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंग है उसकी जो वेग होती है या तो चाल होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो होता है। सिंपल बोल सकते हो, यानी बोल सकते हैं यहां पर कि ये C देखो कितना है 3 × 10⁸ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में कंपेयर करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा वैल्यू
का होता है तब वैसा आ रहा है। हाँ, तो ये हो गया। इसके बाद मैं बात करूं कि ये तो हो गया स्पीड से रिलेटेड, ठीक है, इसकी स्पीड इस तरीके से होती है। और एक बात और मैं बता दूं यहाँ पे कि ये जो स्पीड है, ठीक है, ये वैक्यूम के लिए है, मीडियम में जाएगा तो डिक्रीज करेगा, और जितना ऑप्टिकली डेंसर होगा उतना कम होगा। इसकी प्रॉपर्टीज में भी आगे बात करेंगे। अच्छा, अब जरा यहाँ पर एक नज़र डाल लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में है और मैग्नेटिक फील्ड जेड में है, तो ई ऊपर और जेड बाहर, तो ई क्रॉस बी करोगे तो इधर चला जाएगा, यानी ई क्रॉस बी जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, यानी ई क्रॉस बी। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है ई क्रॉस बी किसके समानांतर है, इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन के समानांतर है, यानी जिस डायरेक्शन में, यानी जिस दिशा में क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जाता है उसी के डायरेक्शन में ई क्रॉस बी होता है, यानी चुंबकीय तरंग का वेग और ई क्रॉस बी एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है। ओके, यहां पे समानांतर दे दिया गया। जरा अब यहां पे देख लें हम लोग, देखिए यहां पर मैं बात करूं, देखिए यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो देख रहे हो रेड कलर, वो है आपका रेड कलर जो देख रहे हो, ठीक है, वो आपका यहां पर दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो ब्लू कलर दे रखा है वो है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड देखिए मैं बात करूं तो यहां पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड ब्लू कलर वाला पॉजिटिव में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव में है, रेड वाला प्लस वाई में, ठीक है। और जरा ध्यान से देखेंगे तो ऐसा फील होगा कि लगेगा कि वो ऑसिलेट कर रहा है और आगे बढ़ रहा है, देखो आगे बढ़ते जा रहा है, ऑसिलेट करते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का देख लीजिए, रेड और ब्लू। और यहां पर एक चीज देखिएगा आप लोग, देखिए जिस समय इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ, देखो ई और बी जीरो है, अभी दोनों एक जगह पे है, ठीक है, यानी दोनों एक साथ जीरो हुआ। अब देखो ऑसिलेट करवा जरा सा, देखिए जब मैं बात करूं यहां पर कि देखो ये पॉजिटिव में है ये, तो ये देखो यहां पर देखो पॉजिटिव में है, तो बी देखो इधर पॉजिटिव में है, ठीक है, ऑसिलेट करता है सेम नेचर में, सेम सिचुएशन में। देखिए पॉजिटिव में तो भी पॉजिटिव में, ये भी नेगेटिव में तो ये भी नेगेटिव। तो ये रहा यहां पर किसका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन से ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन आपको एग्जामिनेशन में सिर्फ जो मैंने बताया था यहां तक वो जवाब देके फिगर बना देना है और रहने देना है। ओके, अब आते हैं इसके कुछ खास प्रॉपर्टीज को लेकर। अब आता है इसका प्रॉपर्टी। देखिए प्रॉपर्टीज क्या है, ये अनुप्रस्थ है। अनुप्रस्थ का मतलब हुआ ट्रांसवर्स, यानी दीज आर, है ना, ट्रांसवर्स वेव। क्यों ट्रांसवर्स वेव है, जैसे आपने देखा कि जो वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है एक्स एक्सिस में, लेकिन जो करवा रहा है वो ऑसिलेट कर रहा है वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में, मतलब एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर। तो मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में जब ऑसिलेशन हो रहा हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, यानी इसके कारण ये ट्रांसवर्स है, अनुप्रस्थ है। यह निर्वात में गमन करती है, मैंने पहले बता रखा था। इट कैन ट्रेवल इन वैक्यूम में। इनके विभिन्न आवृत्ति प्रासों द्वारा विभिन्न भौतिक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, यानी डिफरेंट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस डिफरेंट फिजिकल इफेक्ट्स। जैसे देखो मैं बात करूं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक बात करें। बेसिक ये है कि वायलेट से लेके रेड तक चले जाओ, ये है वायलेट, है ना, बैगनी कलर। बैगनी कलर की जो वेवलेंथ होती है वो होती है 4000 एंगस्ट्रम, और ये रेड कलर का जो होता है ये होता है 7000 एंगस्ट्रम।
ठीक है। अब देखिए ये जो वेवलेंथ है इतना है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी इसी के हिसाब से होगी, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो देखो वेलोसिटी फिक्स है, तो क्या होता है v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा। एक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू या तो एच सी बाई लेमडा। दोनों केस में देखोगे तो लेमडा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कमेगा, लेमडा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, और लेमडा घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। इसमें भी वही बात है, ठीक है। लेकिन इसमें बात यह है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी घटेगी तो एनर्जी घटेगा। लेकिन यहां से कंपेयर कीजिए, लेमडा बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी घटेगा, एनर्जी घटेगा। लेमडा घटेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी। होगा ऐसा? अब देखो तो यहां पर वायलेट कलर का और रेड कलर में कंपेयर करोगे, पूछा जाएगा किसका एनर्जी ज्यादा है, तो जिसका वेवलेंथ कम है। किसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो जिसका वेवलेंथ कम है। ओके ऐसे। तो ये विजिबल रेंज है। विजिबल रेंज मतलब एक कैसा फिजिकल प्रॉपर्टी इफेक्ट क्रिएट करता है ना। तो इसका इफेक्ट है कि हम लोग इसके प्रेजेंस में यानी इसकी उपस्थिति में हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। ये बात हो गई। अब देखो यदि इधर हो जाएगा और कम हो जाएगा, तो कम जाएगा इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा यूवी अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें। और पराबैंगनी जो किरणें होगी उसकी उपस्थिति में हम लोग देख नहीं पाएंगे, ठीक है। और इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा IR मतलब इंफ्रारेड, माने इससे बढ़ जाएगा तो, ठीक है। तो इसका भी अलग आ गया। फिर आ जाता है एक्स-रे। एक्स-रेज की बात करें, ये सब क्या है, अल्ट्रावायलेट है, ठीक है। पूछा जाएगा तीन यहां पे बात करेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताइए, कुछ नेम बताइए, है ना। लिखिए 2-3। तो क्या हो गया, विजिबल रेज हो गया, अल्ट्रावायलेट हो गया, इंफ्रारेड हो गया, एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गया, ठीक है, माइक्रोवेव हो गया, टेलीविजन वाला जो वेव है ये हो गया, मोबाइल का वेव हो गया, ये सब हो गया। ये सब क्या है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। देखना कि जहां पर चार्ज का जिक्र नहीं हो, मास का जिक्र नहीं हो, जिसमें वो बीम जब के रूप में जब जाएगा तो वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यही कहता है इलेक्ट्रॉन बीम जा रहा है, क्या ये जो है से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है? नहीं, क्योंकि उसके पास चार्ज है। बीटा रेज जा रहा है तो बीटा रेज निगेटिव होता है ना, तो वो नहीं होगा। अल्फा रेज निगेटिव होता है, वो चार्ज वाला जब आ गया तो नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चार्ज लेस होता है, चार्ज वाला नहीं होता है। चलिए देखिए, तो एक्स रेज, तो एक्स रेज होता है 1 एंगस्ट्रम टू यहां पर क्या चीज 100 एंगस्ट्रम, ठीक है। तो ये सब क्या है, हर रेज का अलग अलग जो है से सिचुएशन है। तो ये हो गया, अलग अलग फिजिकल इफेक्ट क्रिएट करेगा। एक्सरे का अलग फिजिकल इफेक्ट है ना उसका, क्योंकि एक्सरे करवाने में यूज करते हैं उसको। अब देखो तो ये हो गया फिजिकल, मतलब ये थर्ड प्रॉपर्टी। और होता है कि यदि देखिए वैक्यूम में स्पीड लिया जाएगा तो c होता है जो 1/, देखो √μ0 एप्सिलॉन नोट होता है। यही किसी मीडियम में चल जाओगे तो मीडियम में वेलोसिटी भी है जो 1/√μ0 μr ε0 ε r, यानी देखो इसको ऐसे लिखोगे 1/μ0 ε0 इंटू 1/√μr ε0r, तो 1/√μ0 ε0, तो इसको c बोलेंगे। तो यहां पे c/√μr ε0r होगा। तो ये हो गया मीडियम से रिलेटेड, ठीक है, ऐसी बातें। अब यहां पर मैं बात करूं, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रोपेगेशन होती है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों जाता है।
तो विद्युत क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र दोनों की ऑसिलेशन हो रही है, तो उसमें उसकी जो एनर्जी डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी दोनों आपस में बराबर होते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी ये होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है यहाँ पे, इसको ई स्क्वायर बोल सकते हैं या तो ई नोट स्क्वायर भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यदि मैग्नेटिक फील्ड का बोलेगा तो ये होगा 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू नोट, ये होता है एनर्जी डेंसिटी से रिलेटेड। दोनों क्या है, एनर्जी डेंसिटी है, यानी इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, यानी यहां पर बोलना है ऊर्जा घनत्व। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इतना होता है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए इतना होता है। दोनों आपस में बराबर होती है, दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। दोनों सेम चीज है, एनर्जी डेंसिटी है, इसलिए दोनों का डायमेंशन, दोनों का यूनिट सेम होता है। यूनिट और डायमेंशन दोनों का क्या होगा, यानी मात्रक और बीमा दोनों का सेम होगा, ये बात याद रखेंगे। अब कहेंगे कैसे दोनों इक्वल होता है, इसको जरा प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इन दोनों आपस में इक्वल होता है, कैसे होता है जरा ये बता दूं। जैसे देखो C इज इक्वल टू क्या होगा, E/B होगा पक्का, ठीक है। तो यदि मैं E इज इक्वल टू लिख दूं तो क्या लिखोगे, CB लिखोगे, चलिए ठीक है। तो यहां पर देखिए UE हाफ एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर, एप्सिलॉन नीचे लिखा गया है, एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर लिखूंगा, तो E का स्क्वायर यहां से दे दूं, कितना आएगा, C स्क्वायर B स्क्वायर होगा। चलिए मैंने एक बात बताया था कि C की जो वैल्यू होती है अंडर रूट क्या होता है, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट होता है। तो यहां से 1/2 एप्सिलॉन नोट इंटू C स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/म्यू नोट और एप्सिलॉन नोट इंटू B स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नोट से एप्सिलॉन नोट कट जाएगा, क्या B स्क्वायर बाई 2 म्यू नोट आएगा, आएगा। तो बोलना है कि देखिए एक और प्रॉपर्टीज आपको मिल गया, यहां पर क्या मिल गया, 3 प्रॉपर्टी तो बोल चुके हैं, ठीक है। 2-3 प्रॉपर्टी और मैं यहां बता देता हूं, लेकिन 2 प्रॉपर्टी बोलेगा तो 2 प्रॉपर्टी लिखिएगा, ठीक है। देखिए तो 3 प्रॉपर्टी तो ये हो गया, एक और चौथा प्रॉपर्टी ये बताएं कि मीडियम चेंज होने से, माध्यम चेंज होने से इसकी स्पीड बदल जाती है ना। चौथा नंबर हो गया। 5वां नंबर में ये प्रूफ करके दिखा दिए कि इसकी जो एनर्जी डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी, यानी विद्युत क्षेत्र का विद्युत क्षेत्र का औसत नहीं, ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व आपस में बराबर होता है। और साथ ही साथ बात याद रखें, औसत भी पूछेगा तो औसत भी दोनों का इक्वल होता है। औसत ऊर्जा घनत्व यानी एवरेज एनर्जी डेंसिटी, देखो एवरेज एनर्जी डेंसिटी यानी औसत ऊर्जा घनत्व, यह होता है इलेक्ट्रिक के लिए, देखिए 1/4 एप्सिलॉन नोट E नोट स्क्वायर। मैग्नेटिक के लिए औसत ऊर्जा घनत्व 1/4 B नोट स्क्वायर बाई म्यू नोट। दोनों आपस में बराबर होता है, दोनों में कोई चेंजिंग नहीं होती, दोनों आपस में बराबर होता है। इसका इतना होता है, इसका इतना होता है, तो दोनों चीज बात हो गया। औसत पूछेगा तो 1/4 लगाना है, और यदि बोलेगा केवल एनर्जी डेंसिटी, औसत नहीं बोलेगा, केवल एनर्जी डेंसिटी बोलेगा तो 1/2 एप्सिलॉन नोट E स्क्वायर, और इसमें 1/2 B स्क्वायर बाई म्यू नोट, 1/2। तो ये हो गया इसकी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखो सवाल है विस्थापन धारा क्या है, या तो बोलेगा विस्थापन धारा को समझावें,
या तो विस्थापन धारा किसे कहते हैं। तो ये देखिए, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, इसको समझ लें। देखिए, विस्थापन फ्लक्स के परिवर्तन की दर को विस्थापन धारा कहते हैं, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्लक्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोला जाता है। अब देखिए ये है कैसे, सो समझ लें। जैसे मैं मान लूं कि यहां हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये देखो सपोज कर लो एक प्लेट हुआ कैपेसिटर का ये क्या है, एक दूसरा प्लेट है, सेकेंड प्लेट है, जो ऐसे अटैच कर दिया गया एक सेल से, अटैच कर दिए सेल से। अब सेल से अटैच कर दिए तो यहां पर देखिए, इस पॉजिटिव प्लेट इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने लगा। जब ये जो है पॉजिटिव प्लेट इसके इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने लगा तो ये पॉजिटिव बन गया प्लेट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। तो देखिए करंट किधर जाएगा, इधर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन करंट को बोलते हैं आईसी। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है तो इसको बोलते हैं यहां पे चालन धारा। चालन धारा मतलब हुआ कंडक्शन करंट, इसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन करंट बोलते हैं। ठीक है, अब बात तो ये हो गया। अब क्या होती है कि इस प्लस वाला के कारण इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होने लगा, और इस पे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होने लगा तो उस केस में क्या हुआ कि इधर देखो, इधर अपने तरफ नेगेटिव को खींचने लगा तो इधर नेगेटिव आने लगा। ठीक है, अब देखो और इधर पॉजिटिव, तो जैसे पॉजिटिव होने लगा तो तुरंत यहां वाला इलेक्ट्रॉन इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाने लगा और जाके न्यूट्रल बनाने लगा उसको। तो इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट उल्टा जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इधर आएगा। तो ये हो गया कंडक्शन करंट। अब देखो बात यहां पे ये है कि इसको जरा मॉडलिंग कर दीजिए। मॉडलिंग ये करिए कि इसको जरा घेरा लगा दीजिए। देखिए ऐसे बाउंड्री बना दीजिए। देखो ये बाउंड्री बना दीजिए, फिर देखो यहां पर भी बाउंड्री बना दीजिए, बॉर्डर बना दिए। तो बात यह हुआ कि यदि मैं कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट लूं, पॉजिटिव प्लेट लूं, तो उसमें क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है। कौन इनपुट हो रहा है, कंडक्शन करंट। लेकिन यहां पर आउटपुट कोई होने वाला नहीं है। उसी तरीके से इस प्लेट को लो, सेकेंड प्लेट को, जो नेगेटिव प्लेट है उस पे जाएंगे तो आउटपुट हो रहा है कंडक्शन करंट, लेकिन इनपुट नहीं हो रहा है। तो किरचॉफ जी के रूल पे यदि चलें तो क्या बताया गया था कि जहां पर करंट इन होती है वहां पे आउट होती है, और जहां पे आउट हो रही है वहां पर निश्चित है कि कहीं ना कहीं इन हो रहा है। और यही यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है कि इन हो रहा है, आउट नहीं हो रहा है, आउट हो रहा है, इन नहीं हो रहा है यहां पर। तो दिक्कत वाली बात है। तो यहां पर बताया गया, ठीक है, मैक्सवेल जी के अकॉर्डिंग और एम्पियर जी के अकॉर्डिंग। देखिए यहां पर हुआ क्या, इसका बेसिक आइडिया लगाया गया कि बेसिक आइडिया में यह बताया गया कि यहां पर जो है धीरे धीरे चार्ज क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि पहले तो चार्ज नहीं था ये बॉडी, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, चार्जिंग बढ़ रहा है, चार्ज स्टोर बढ़ रहा है। तो इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो यहां पर देखिए इस फेस से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड गुजरने वाला बढ़ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस वाला से निकल करके माइनस वाला में जा रहा है, जिसकी वृद्धि हो रही है, जो चेंज कर रहा है, जो क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। यानी ये चेंज कर रहा है क्रॉस करके जाने वाला, इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो यही जो फ्लक्स है उसी का जो चेंज रेट है वही क्या देता है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट देता है। वही एक प्रकार की करंट देता है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। डायरेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है, एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एनर्जी के लिए। तो यहां पर मैं बात करूं कि देखिए इन दो, इसका मान लो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा,
यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E। तो E इज इक्वल टू आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो तो यहां पे सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाई एरिया होता है। तो E इज इक्वल टू चार्ज बाई एरिया, Q बाई एप्सिलॉन नॉट ये होगा। अब देखो इधर आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आएगा, ये आएगा। तो Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E। देखिए इतना आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट E। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मतलब एरिया, तो इसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलना। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब यही क्या देगा, करंट देगा, क्योंकि क्या हो रहा है, फ्लक्स बदल रहा है, मतलब यहाँ पर स्टोरेज चार्ज का इंक्रीजमेंट हो रही है। इसका मतलब चार्ज चेंज हो रहा है, इसका मतलब डिफिनिट है उसका रेट होगा, तो उसी के रेट को, चेंज रेट को ही क्या बोलते हैं, यहाँ पे करंट बोलते हैं। होगा ऐसा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखोगे, आई डी इज इक्वल टू डी बाई डी टी, फाई के जगह क्यू के जगह पे, क्यू के जगह पे एप्सिलॉन नोट, और ये क्या आएगा, फाई ई आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट बाहर, तो ये क्या आएगा, डी फाई ई बाई डी टी। यही हो गया क्या चीज, डिस्प्लेसमेंट करंट। इसी को यहां पर बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, यानी ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट यानी इसको बोलते हैं यहां पे विस्थापन धारा। ये हो गया विस्थापन धारा। अब यहां पे थोड़ा सा समझ ले कि ये हो गया विस्थापन धारा। जब फ्लक्स चेंज होना बंद कर देगा, तो फ्लक्स की जब चेंज रेट नहीं आएगी तो करंट भी नहीं आएगा। ओके, अब देखो इसी पे मैं बात करूं, यहां पे थोड़ा सा ये बात करूं कंडीशन कि यहां पर एम्पियर सर्क्यूटल लॉ ले लिया जाए। एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, यानी एम्पियर का परिपथीय नियम। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन क्लोइड लाइन का बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई सी इन करने वाला, आउट करने वाला आई डी। ये दोनों मिल करके बन गया मैक्सवेल एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। मैक्सवेल एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, ठीक है। यानी मैक्सवेल एम्पियर जो सर्क्यूटल लॉ है वो क्या है, टोटल करंट के लिए है, कुल विद्युत धारा के लिए है। ओके, यानी एम्पियर का परिपथीय नियम के अनुसार हो गया ये। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड। आगे बढ़ूं, स्क्रीनशॉट लेना है कर ले सकते हैं। ओके, अब देखो आगे बढ़ता हूं इसके ऑब्जेक्टिव सवाल की ओर। सब्जेक्टिव के बाद इसका ऑब्जेक्टिव सवाल बताने वाले हैं और क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सवाल आप लोग देख रहे हैं, विद्युत क्षेत्र का आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र का आयाम का अनुपात होता है। ठीक है, यानी द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पहले किसका आयाम लेना है, विद्युत क्षेत्र का यानी ई नोट, और बाई मैग्नेटिक फील्ड लेना है उसका आयाम, आयाम मतलब मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फील्ड का, ई नोट बाई बी नोट हो गया, ई नोट बाई बी नोट दे दिया गया।
अब जब ई नोट बाई बी नोट दे दिए तो ये क्या आएगा बोलो, सी आएगा। यही रेशियो एम्पलीट्यूड हो गया इन दोनों का और दोनों का रेशियो ले लिए तो सी का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट होती है। यानी कौन सा ऑप्शन मैच किया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ए ऑप्शन। ओके, अब देखो विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए कौन संबंध सही है, यानी व्हिच रिलेशन इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो क्या सी अभी इतना होगा, नहीं इतना होगा नहीं। तो अभी तो मैंने बताया था कि C = 1/√ε0 μ0 हो गया। आगे बढ़ूं, देखिए आगे आ गया यहां पर नेक्स्ट में यहां पे क्या है, यदि विद्युत चुंबकीय तरंग का UE UB विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व है, ठीक है, यानी UE औसत ऊर्जा घनत्व है, और किसका, इलेक्ट्रिक का, और मैग्नेटिक का क्या है, UB है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है, ऊर्जा घनत्व है। तो क्या होगा, यानी इफ UE एंड UB आर द मीन एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ EM वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन तो दोनों को आपस में क्या बोले थे, इक्वल होता है। दोनों आपस में UE और UB आपस में बराबर होते हैं। तो बराबर कौन सा है, देखो तो ये ग्रेटर है, ये लेस है, ये इक्वल है, देखो यहां पर कौन सा ऑप्शन, तो बी ऑप्शन करेक्ट हुआ। विस्थापन धारा का व्यंजक है, तो अभी मैंने बताया प्रूफ करके कि जो विस्थापन धारा होती है वो क्या होता है, ε0 d∅e/dt। तो इसमें चूज कीजिए ε0 d∅e/dt, यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये वाला बी ऑप्शन मैच कर गया, हो गया विस्थापन धारा से रिलेटेड। आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट में क्या है, सो जरा देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच कलांतर है, यानी द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं, यानी जिस समय पॉजिटिव में है तो दोनों पॉजिटिव में है, जिस समय मैक्सिमम हो रहा है तो दोनों का मैक्सिमम हो रहा है, जब जीरो हो रहा है ऑसिलेशन में तो दोनों के लिए जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब मैंने बताया वहां पे सेम फेज है, यानी सेम फेज मतलब 0 डिग्री है, यानी 0 डिग्री, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 0। आगे बढ़ता हूं, 1/2ε0E² के विमीय सूत्र के समतुल्य बीमा की राशि है, यानी कौन है। तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये होता है, देखो 12ε0E², इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला, और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। और दोनों सेम यूनिट का होता है और सेम डायमेंशन का होता है। तो सेम यूनिट सेम डायमेंशन, यानी b²/2 μ0, b²/2 μ0, b²/2 μ0, यानी देखो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, देखिए 1/μ0 का बीमा सूत्र है, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला है, इसकी जवाब देनी है। यानी यहां पर ऐसा कर दो, C = 1/√μ0ε0, इसके जैसा फॉर्मूला लाया पहले, लेकिन इसके जैसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि 1/μ0ε0, तो इधर अंडर है तो इधर स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर = ये क्या हो गया, μ0ε0। इसकी जो डायमेंशन होगी वो इसके डायमेंशन के इक्वल होगा। तो c² है, तो c² c का L(t⁻⁻1), क्योंकि स्पीड है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या लिखोगे इसको, फिर इसको लिखोगे L⁻2 T⁻⁻2,
है ना, l पे पावर 2 t पे पावर -2, l पे पावर 2 t पे पावर -2, l पे पावर 2 t पे पावर -2, यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ता हूं, अवरक्त किरणों का मुख्य प्रभाव है, अवरक्त है ना, यानी मेन इफेक्ट ऑफ इंफ्रारेड इज सेंसेशन ऑफ विजन, यानी देखने की संवेदना, ये तो एकदम नहीं होगा क्योंकि उसके लिए विजिबल लाइट चाहिए। उष्मीय प्रभाव है ना, उष्मीय प्रभाव, हाँ ये होगा, उष्मीय प्रभाव होगा, एक मिनट, ये नहीं, उष्मीय प्रभाव यानी थर्मल इफेक्ट हो गया। तो बारी बारी से देख लीजिए, लेकिन आगे वाले समझ लीजिए, देखने की संवेदना विजिबल लाइट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो होती है वो अल्ट्रावायलेट से होता है, ठीक है, याद रहे, अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे बढ़ता हूं, देखिए मैक्सवेल एक समीकरण 4 नियमों को निरूपित करता है। देखिए बेसिक आइडिया जो दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो मैक्सवेल जी दिए, वो 4 बेसिक यानी प्रिंसिपल इक्वेशन माने, किसका किसका, तो देखिए एक इक्वेशन, फर्स्ट जो इक्वेशन है मैं बात करूं यहां पे, एक इक्वेशन होता है E डॉट dA इज इक्वल टू Q इन बाई एप्सिलॉन नोट। ये गॉस जी का है, गॉस लॉ है, कहाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यानी इलेक्ट्रिसिटी में। फिर दूसरा इक्वेशन होता है B डॉट dA, ये भी गॉस का है लेकिन कहाँ है, मैग्नेटिज्म में, जो कि ये 0 होता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्लोइड सरफेस के लिए 0 होता है, क्लोइड सरफेस के लिए मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है Q इन यानी इनसाइड चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है, 2 लॉ है ना, ये दोनों। तीसरा इक्वेशन बेसिक उन्होंने माने, ठीक है, निरूपित किए, देखिए E डॉट dl माइनस d∅b बाई dt, ये हो गया तीसरा, फैराडे लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए है ये चौथा समीकरण है। अबर B डॉट dl, ठीक है, B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID, इसको बोलते हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से रिलेटेड, ठीक है। अब देखो तो यहां पर क्या बोल रहा है, इनमें मैक्सवेल एम्पियर नियम संबंधित है। तो मैक्सवेल एम्पियर नियम यानी टोटल करंट, तो देखना है यहां पर किससे है, कुल धारा से है, मतलब टोटल करंट से है, टू टोटल करंट है ना, डिस्प्लेसमेंट है ना, कंडक्शन नहीं, नन ऑफ दिस, यानी इसमें कुल धारा होगा, टोटल करंट होगा। यानी मैक्सवेल इक्वेशन रिप्रेजेंट 4 लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैक्सवेल एम्पियर लॉ रिलेट्स, देखो यही चारों लॉ, कभी देखो याद रखना मैक्सवेल इक्वेशन में 4 इक्वेशन ये होते हैं, ठीक है, लेकिन ये गॉस के लिए है दोनों, गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है, और ये हो गया फैराडे लॉ और ये हो गया एम्पियर सर्किटल लॉ से संबंधित। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट, देखिए जरा विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, जरा देखिए यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा है, ये है इसका इंग्लिश यहां पे है अंग्रेजी में, ठीक है, देखो इसका द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज, यानी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो प्रोपेगेशन होती है, जैसे इधर जा रहा है वेव का वेलोसिटी है, तो इधर कौन होगा, इधर होगा E क्रॉस B, मैंने बताया था E क्रॉस B, यानी E क्रॉस B के पैरेलल होता है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है तो समानांतर होती है, किसका समानांतर होती है, तो E क्रॉस B के समानांतर होती है, यानी E क्रॉस B के पैरेलल होती है, यानी पैरेलल टू E क्रॉस B, पैरेलल टू E क्रॉस B हो गया। अब देखो मैं आगे बढ़ूं,
नेक्स्ट, यहां पे नेक्स्ट में है प्रयोगशाला में, ठीक है, यहां पर दे रखा है प्रयोगशालाओं को बैक्टीरिया से मुक्त कराने में, ठीक है, उपयोग की जाती है। यानी लेबोरेटरी की बात कर रहा है। लेबोरेटरी में किसका, यानी कहने का मतलब हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज टू मेक लैब्स फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया। यानी बैक्टीरिया जो अवेलेबल होता है लेबोरेटरी में, उसको मारने के लिए, उसको हटाने के लिए किसका यूज करते हैं, ठीक है। तो जो ज्यादा एनर्जीफुल होता है, जो ज्यादा, ठीक है, एनर्जी वाला होता है, उसका नाम है यहां पे अल्ट्रावायलेट। यानी अल्ट्रावायलेट किरणें, यानी जो परावैंगनी किरणें होती है ना, उसी का यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज का, बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है। इसका हिंदी यहां पर है और इंग्लिश में देखिएगा यहां पे है, इंग्लिश इसका यहां पर है, उल्टा हो गया थोड़ा सेट करने में। तो ये हो गया। तो ये सवाल रहा किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों समाप्त होती है। फिर मिलते हैं मॉडर्न फिजिक्स को लेकर के, तब तक इन सब लेक्चर को कंप्लीट करके रखिए। टोटल